नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। कुछ अहम तरीन जो इस वक्त डेवलपमेंट है, सियासत है, ख़ास तौर पे अदम एतमाद की तहरीक से लेकर जो 26 नवंबर तक का फासला गुजरा, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म की सियासी हिकमत अमली कहाँ पहुँची है, अब जो पंजाब में एक लड़ाई शुरू हो गई है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अहम तरीन जो पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे में जो साबिक, अब तो साबिक हो गए, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के हवाले से पीटीआई का क्या रवैया है और उन्होंने उनके साथ क्या किया, मोहसिनों के साथ पीटीआई का रवैया क्या रहा है, पीटीआई आज कहाँ खड़ी नज़र आ रही है इमरान खान की सियासी हिकमत अमली के बदौलत, और ये कि इमरान खान का मीडिया के साथ माजी में क्या रोल रहा और मीडिया ने उनको क्या कुछ नहीं दिया, मरकज़ी हुकूमत कितनी मुस्तहकम है, कब तक चलेगी, इलेक्शन कब तक होगा, पंजाब हुकूमत में अदम एतमाद की तहरीक आ रही है या तहलील हो रही है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ये सवाल भी रखेंगे कि इमरान खान एक वाहिद वज़ीर आज़म हैं साबिक, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए, कुछ आदाद शुमार भी मेरे पास हैं, उन पर सिक्योरिटी जो है वो आपके मामूर जो मरकज़ी और सूबे के जो अहलकार हैं उसके ऊपर तकरीबन कोई 30 करोड़ से ज़्यादा सालाना खर्च हो रहा है। ये सिर्फ मैं मरकज़ का बता रहा हूँ, बाकी आप लगा लें। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अब तक कोई 60 से ज़्यादा जलसे किए हैं और जुलूस निकाला है, लॉन्ग मार्च 2 किए हैं, कई टॉक्स किए हैं, कई जगह उनका आना जाना रहा है, कई जगह उन्होंने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए विज़िट्स किए हैं, सेमिनार्स किए हैं, छोटे जलसे किए हैं। तो ये इसके पीछे जो बड़ा हैवी अमाउंट है जो सर्च किया गया है, बहुत बड़ा हैवी अमाउंट, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा सा इस पे भी बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबा है। दूसरी सियासी जमातें जब जलसा करती हैं 2-3 करने के बाद वो बैठ जाती हैं, लेकिन पीटीआई मुसलसल कर रही है, तो जाहिर है कि पैसों के बगैर तो ये खर्च फंड्स नहीं। और ये भी देखने में आया है कि जो भी जलसे में आता है उसके खाने पीने, गाड़ी, दूसरी तमाम लवाजमात भी पीटीआई कर रही होती है। एक वेबसाइट है जनाब नामंजूर.com, जिसमें बाहर से बहुत पैसे आते हैं लेकिन वो पाकिस्तान से ऑपरेट खुल नहीं सकती है वो वेबसाइट, और इस वेबसाइट की बुनियाद पे सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को FIA ने जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए, आपको पता है उनकी पूरी वो ले गए थे लैपटॉप, और कहा भी गया था कि गिरफ़्तारी हो गई है। भारत इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ 2 अहम मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ कराती हैं। मेरे साथ रेहाम खान हैं तज़िया का, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं हनीफ अब्बासी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, आपका ये बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। तो मैं रेहाम का मुझे आना था, लेकिन बहरहाल मुझे बताया गया है कि इस वक्त टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं हनीफ अब्बासी साहब के पास आ जाता हूँ। तो हनीफ अब्बासी साहब, कैसे देखते हैं इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की, कि उन्होंने जो अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो वो निकले थे, साइफ़र की का पूरा बयानिया, फिर इदारों पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े हमले किए, फिर इलेक्शन डिमांड, फिर वो आ गए आपके 26 नवंबर को पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है कि दोनों असम्बली वो डिज़ोल्व करने जा रहे हैं। तो क्या हुकूमत की कांपें टांग रही हैं, से कुछ हो रहा है ऐसा? देखिए, पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब के बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लोगों में एक हंसी और मजाक वाला सिलसिला इस वक्त चल रहा है कि इस्तीफे लेने आए थे, वफाकी हुकूमत गिराने आए थे, इस्तीफे दे ऑडियो नहीं आ रही है उनकी। अब मैं रेहाम पे चला जाता हूँ, टेक्निकल दुरुस्त वहाँ पे ख़राबी आ गई। रेहाम खान साहिबा, मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा चलिए रेहाम खान साहब, आप डेफिनेटली पहले भी अहम जो है वो खुद भी एक बहुत बड़ी एंकर हैं, मीडिया पर्सन हैं और तजियाकार भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका कमांड है। आपने कैसे देखा इमरान खान साहब की सियासत, अदम एतमाद की तहरीक के बाद जब वो बाहर आए और जो अब 26 तक जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च, उसमें सब कुछ शामिल है, साइफर वाइफर, और 26 को उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जनाब वो असम्बलियों से इस्तीफा देने जा रहे हैं या अब तो कहा जा रहा है कि डिसॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे देखा है उनकी सियासी हिकमत अमली को? पीटीआई कहाँ खड़ी है, ऊपर चली गई है या नीचे आ गई है? देखें, मैं तो समझती हूँ कि ये जो पीएमएलएन वाले हैं, ये पीपीपी वाले हैं, ये इतने मतलब कोई एंटरटेनिंग नहीं है, ये जरा बोरिंग किस्म के लोग हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब आप कह रहे हैं कि सरप्राइज दिया है, ये तो सरप्राइजेस देते रहते हैं, रोज सरप्राइज देते रहते हैं। अब आप देखिए इतना बड़ा सरप्राइज 26 को जो दिया उन्होंने कि माशाल्लाह इमरान इस्माइल साहब की जो कमीज है उसमें से 4 गोलियां मिली हैं। इससे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है? उनको खुद भी सरप्राइज लगा। इमरान इस्माइल साहब को भी नहीं पता था कि वो 4 गोलियां उन्होंने क्या जमीन से उठा के अपने जेब में डाली हैं, जेब में से निकली हैं, या कोई पैनाडोल की गोलियां मिली हैं। तो सरप्राइजेस में सरप्राइजेस देते हैं, मतलब कब सरप्राइज नहीं दिया? आई थिंक इतना सच एन एंटरटेनिंग बंच, मतलब एक भी डल मोमेंट नहीं होता। आप यकीन करें, मैंने तमाम जो मज़ाहिया प्रोग्राम्स हैं, कॉमेडी सेंट्रल हो गया, मजाकरात हो गया, हर लैंग्वेज में मैंने छोड़ दिया। मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मीम्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप यकीन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या उनके किसी लीडर की आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई स्पीच उठा लें, अगर आप कह के लगाते हुए पूरा दिन आपका ना गुजरे, तो ये जो तंज़ो मजाक का इन्होंने एक एनवायरनमेंट बनाया है, इतने ये संजीदा किस्म के लोग आ गए। आपके प्रोग्राम पे हनीफ अब्बासी साहब बैठे हैं, मतलब सारा दिन इनके साथ तो अगर कोई इनको कवर करने चला जाए, आपने भी डॉक्टर साहब किया होगा, ये तो घुमा फिरा के अपने हलके में थका देते हैं। ये स्टेडियम देखो, ये कॉलेज देखो, ये अस्पताल देखो, ये हार्ट। लेकिन जितना एंटरटेनमेंट, जितना आपको एक एक मज़ाहिया फिजा दिखाई देती है इनके कॉन्सर्ट्स पे, मतलब पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनके बयानात में, वो कहाँ कहीं और मिलती है। तो पाकिस्तान को इसकी बड़ी जरूरत है। आपको पता है हमारी ऐसी भी फिल्म इंडस्ट्री डिक्लाइन में है, तो ये सरप्राइज तो बड़ा क्यूट किस्म का सरप्राइज था। अभी तक हम हंस रहे हैं। आप बेशक अब्बासी साहब से पूछ लें। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और सवाल आपके साथ पूछता हुआ अब्बासी साहब की तरफ जाऊँगा कि देखिए खान साहब पर यह इल्ज़ाम तो बहुत बड़ा है, पता नहीं किस हद तक सही है, ये गलत है कि अपने मोहसिनों को नहीं छोड़ते वो। यानी मोहसिन जो भी हैं उनके साथ रहा है, चाहे किसी भी सूरत में रहा हो, कोई बेगम रही हो, कोई दोस्त रहा हो, कोई फाउंडर मेंबर रहा हो, या जनरल कमर बाजवा रहे हों, जो मोने सलाई ने कहा कि हमें तो हुक्म था कि आप जो हैं वो पीटीआई को ज्वाइन करें। जनरल कमर बाजवा साहब के बारे में अभी हमें इत्तला मिली है कि उनके हुक्म के ऊपर इनकी तायात नाइली रुकी हुई थी और आपके इनकी गिरफ्तारी रुकी हुई थी। फिर ये भी हमें बात सुनने को आ रही है कि जनाब कमर बाजवा साहब ने ही 2018 में इनको सपोर्ट किया था। फिर हमें ये सुनने में आया है कि सेनेट के इलेक्शन में। लेकिन आज कमर बाजवा साहब के, जन साहब के जाने पर पीटीआई का सारा गुस्सा उनके खिलाफ क्यों है? ये तो जी उनकी रविश है, आपको पता है हमेशा ऐसे ही हुआ है। और मोने सलाई साहब भी, मतलब अब कहाँ टीवी पे आके उनको शर्मिंदा करने की क्या जरूरत थी? यानी कि अगर मोने सलाई साहब या परवेज अलाई साहब को कमर जावेद बाजवा साहब ना कहते तो उनका दिल भी नहीं कर रहा था कि इतना पॉपुलर लीडर, इतना जो कौम को इकट्ठा कर रहा है और हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है, तो उनके दिल में बिल्कुल कोई भी जरा सा भी कोई जज्बात नहीं उभारे कि उनको कमर जावेद बाजवा साहब के को कहना पड़ा, आमादा करना पड़ा कि आप इमरान की सपोर्ट करें। तो ये बड़ी ज्यादती है। मेरा ख्याल है ये भी एक अलमिया है कि जिस तरह से इमरान हर एक को इस्तेमाल करते हैं, और मैंने इसके बारे में लिखा भी है, इसी तरह लोग भी उनको इस्तेमाल ही करते हैं। तो कमर जावेद बाजवा साहब तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत पहले अगर मेरा व्लॉग सुन लेते तो मैंने उनको पहले बता दिया था कि जो अपनी बीवी जो कि उनके निकाह में है, मैं उस वक्त की बात कर रही थी जब मैं उनके निकाह में थी, और मैं उनकी बहनों की बात कर रही थी, मैं उनकी
औलाद की बात कर रही थी। मैंने कहा जो शख्स अपनी औलाद के साथ, अपनी मनकुआ बीवी के साथ खड़ा नहीं हो सकता या उसके खिलाफ कैंपेन कर सकता है, तो आप तो वो जैसे मौला जट में कहते हैं नवे आया सोनियो, तो इनको तो ये देखना था। मैंने 2019 में ब्लॉग करके इनको बताया कि आज आपको एक्सटेंशन के वक्त पे आपको पता है कि कितनी बेइज्जती हुई उस वक्त भी। मैंने कहा ये एक अभी ट्रेलर है, अभी बाकी जो फिल्म है वो भी आनी है। तो वो फिर कमर जावेद बाजवा साहब को सुनना चाहिए था। किस इंसान के साथ जो उनके साथ मुखलिस रहा है, कोई कजन हो, कोई बहन हो, कोई बीवी हो, कोई औलाद के साथ, किस इंसान के साथ उन्होंने, बल्कि हनीफ अब्बासी साहब से पूछें, ये हनीफ अब्बासी साहब के भी उन पे बड़े एहसानात अच्छा चलिए मैं पूछ लेता हूँ हनीफ अब्बासी साहब के क्या एहसानात थे। वैसे एक बात मैं अभी आके पूछूंगा, ब्लैकबेरी अभी तक आपके पास है या उसको आपने वापस कर दिया खान साहब को? ये मैं आके पूछूंगा। अभी मैं जरा चला जाता हूँ पहले हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ अब्बासी साहब 10 साल प्रोग्राम था इमरान खान साहब का, 10 साल की हुकूमत उन्होंने आकर कहा था। अमेरिका से जब वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि जी मैं 10 साल हुकूमत करूंगा, और कहा था मैंने दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो क्या हो गया सर, आज 26 नवंबर को उनके सारी हिकमत अमली कहाँ चली गई? पहली बात तो यह डॉक्टर साहब आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही। अच्छा सही करें भाई, अभी सही है मेरी आवाज? जी आप ठीक है जी। सर मैं ये पूछ रहा था, शायद मेरा सवाल अगर आप तक नहीं पहुंचा है, कि इमरान खान की जब इनिशियली आए थे और वो जब अमेरिका से वापस आए थे तो उनका ये कहना था, उनके अहम तरीन लीडर का, कि हम 10 साल के लिए आए हैं और मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। तो आज ये बड़े बड़े उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक, फिर साइफर, फिर इदारों पे हमला, और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च, और फिर देखिए डॉक्टर साहब मैं आपका सवाल उस तरह तो नहीं सुन सका, लेकिन मैं काफी हद तक समझ गया हूं। देखिए पहली बात यह कि इमरान साहब की फितरत को समझने की कोशिश करें। जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा है, इमरान एक मोहसिन कुश इंसान है। आप देखेंगे मेरे साथ वॉक करते हैं माजिद खान साहब अक्सर यहाँ इस्लामाबाद के अंदर। ये शख्स उसको टीम में लेके आया, इसने सबसे पहले उसी पे वार किया, और सगी खाला का बेटा है, कोई मेरी पुप्पी का बेटा नहीं है, वो इसकी खाला का बेटा है। कौन सर? उसके बाद आप गिनना शुरू कर दें, वर्ल्ड कप से लेके जीतने से लेके अपनी जात से बाहर ये शख्स कभी निकला नहीं। यहाँ मुझे आपको इवन मैं रेहाम खान साहबा के भी आप पे कह सकता हूँ कि हम किसी के साथ 2 बोल अच्छे बोल लें या किसी की चाय का कप पी लें तो हम उसकी हया करते हैं और सारी जिंदगी हया करते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जिन्होंने जहाज दिए, जिन्होंने अरबों रुपए दिए, जिन्होंने गाड़ियां लेके दी, जिन्होंने घरों के फर्नीचर दिए, जिन्होंने जमान पार्क वाला घर बना के दिया, ये शख्स अगर उसका नहीं हुआ तो किसका हो सकता है? क्या ये पाकिस्तान का हुआ? कि पाकिस्तान के हवाले से आप देखें पिछले 7 महीने से कसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आज वो कह रहा है कि जी मेरे से बैठ जाए, आ जाए बैठ जाए। मैंने तो अभी वजीर आजम पाकिस्तान से पूछे बगैर कह दिया है कि आप इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस आए, हमारी तरफ से कोई कंडीशन नहीं है, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। मैं आपको वहां रिसीव करूंगा, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कराऊंगा, आप अपने मुतालबात लेके आए, टेबल पे बैठे, और उस टेबल के नतीजे में, टेबल टॉक के नतीजे में जो वहां से मुज़ाकरात के नतीजे में चीजें निकलती हैं उस पर मैं आपको इंप्लीमेंट करके देता हूं। लेकिन मेरे भाई आपने अभी बात की कि अदारों के ऊपर, किस इदारे को इन्होंने छोड़ा है? इन्होंने फौज को नहीं छोड़ा, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के इदारे को नहीं छोड़ा, इन्होंने अदलिया को नहीं छोड़ा, उनको डराने की कोशिश की, इन्होंने फौज को डराने की कोशिश की, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को डराने की कोशिश की। और आप देखें कि 15,000 लोगों के साथ ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए आए, और वहां पे जब उन्होंने आके फरमाया कि जी मैं तो असम्बली तहलील कर दूंगा, तो राइट लेफ्ट बैठे हुए पंजाब और केपीके के लोग हैरानगी के साथ उनकी तरफ देखने लगे, हैरानगी के साथ। यानी आप अंदाजा लगाएं कि ये उनके मेन्यू में शामिल ही नहीं थी चीज असम्बली तोड़ना। उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान से लाखों लोगों को बुलाया था, उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी थी, लेकिन इस्लामाबाद से पहले उन्होंने पिंडी में बुलाया था। पिंडी में बुलाने का मकसद डॉक्टर साहब आप समझते हैं ना 26 नवंबर को क्यों बुलाया था? और उस तैनाती के ऊपर सारा खेल खेलते रहे, लेकिन जब वो भी हाथ से निकल गई तो एक ये शुरली उन्होंने छोड़ दी। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को पता ही नहीं था कि मैंने करना क्या है।
जिस दिन वो लिबर्टी मार्केट से निकले उनका लॉन्ग मार्च ठुस हो गया। उसके बाद के जो ड्रामे होते रहे, देखते रहे आप कि कितने लोग उनके साथ निकले। आज ये सूरत हाल है कि ये बार बार इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। भाई इलेक्शन तो हम भी मांग रहे थे डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो, जब हम 14 में से 13 सीटें पंजाब में और केपीके में जीते थे ज़िमनी इलेक्शन की, अगर आपको याद हो। इस तरह तो हर शख्स जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी का तयन करे और उसके बाद आइन को पीछे छोड़े, कानून को पीछे छोड़े और कहे भाईजान क्योंकि मैं पॉपुलर हूं तो मुझे आप इलेक्शन में जाने दें। और कौन सी पॉपुलैरिटी? हम मानते हैं कि बाई इलेक्शन के अंदर हमारी मेल लीडरशिप का इंटरेस्ट नहीं था, वो नहीं गए अपने लोगों के पास। उसके बावजूद 5.25 लाख वोट हमने लिए, 5.5 लाख वोट मौसूफ ने लिए, बिजली के बिल देखे, महंगाई देखे और इसके 4 साल के जो करतूत हैं उन सबको संभालने के लिए 7 माह हो गए हम जदोजहद कर रहे हैं। अभी आप देखें ना, ये गिनना शुरू करते हैं कि जी मैं इतने का डॉलर छोड़ के गया, मैं इतने की ग्रोथ छोड़ के गया, मैं इतने का पेट्रोल छोड़ के गया। खुदा के बंदे, जब 2018 में तुम आए थे तो आपको पता है कि आटा कितने रुपए किलो था? मैं बता देता हूं, 35 रुपए। आप 75 रुपए पे लेके आए। चीनी 54 रुपए की थी, 54 की, आप 130 रुपए लेके आए। पेट्रोल 60-70 रुपए का था, आप 160-70 रुपए लेके आए। आप डॉलर जो था हम छोड़ के 125 का गए थे, तुम 190 का छोड़ के गए। खुदा का खौफ करो, पूरे 4 तो फाइनेंस मिनिस्टर आपने चेंज किए, 4 आपने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, 4 आपने सेक्रेटरी फाइनेंस चेंज किए। उस्मान बुजदार आपका मेरिट था, महमूद खान आपका मेरिट है, शेख रशीद वजीर दाखिला आपका मेरिट था। तो आप किस मेरिट की बात करते थे? ठीक। तो इसलिए 22 साल की 20 साल की जद्दोजहद स्वाए चीखने चिल्लाने के, गालम गलोच के, ब्रिगेड तैयार करने के, इसके अलावा इन्होंने कोई नहीं की, कुछ नहीं किया। कौम की इखलाकी हालत को इन्होंने, इखलाकी हालत में मैं बात करूंगा, बड़ा अहम सवाल है मेरा, इखलाकी हालत में मैं बात करूंगा और 4 गोली वाली पे भी बात करूंगा। जब रेहाम खान ने बताया कि भाई इमरान इस्माइल के कपड़ों से 4 AK-47 की गोली बरामद हुई थी, उसका क्या आप लोग क्या समझते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लूंगा लेकिन फिर उसके बाद वापस आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। रेहाम खान साहबा, एक तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके पास जो अहम तरीन ब्लैकबेरी है वो कब आप पब्लिक करेंगी? एक तो ये ज़रूर बताइए, और क्या क्या अहम तरीन चीज़ उसमें सुनने में आता है लेकिन अभी तक सामने नहीं आया, एक चीज़। दूसरा हमें ये बताइए, आप तो बहुत करीब रही हैं खान साहब के, ये बताएं कि खान साहब कहते हैं जब वज़ीर आज़म थे कि 2 लाख 2.5 लाख में जो तनख्वाह है वो उनसे उनका खर्च नहीं चलता है। तो ये जो 60-60, 70-70 जलसे हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च हो रहा है, 1 नहीं 2-2 हो रहा है, तो ये, और वो कहते हैं पार्टी के पास भी पैसे नहीं है, चंदा मांगते हैं, तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कौन दे रहा है? किस जगह से आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? जिसकी बुनियाद पर इतने बड़े बड़े जो है वो रेगुलर लॉन्ग मार्च हो रहे हैं। देखिए, जाहिर है, ये तो मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि 2.5 लाख में तो उनका गुजारा नहीं होता, और 2.5 लाख में इतना बड़ा घर और इतने बड़े लॉन कोई भी मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन उनके बहुत ज्यादा प्यार करने वाले बड़े हैं, आपको पता है, पॉपुलर लीडर के, फिर इतने ज्यादा पॉपुलर लीडर के तो बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि उन पे एहसान करना चाहते हैं। ये भी मैं आपको कंफर्म करके बता देती हूँ कि जो बड़े अरसे से एहसान कर रहे थे, यानी जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान साहब, वो अब एहसान नहीं कर रहे हैं। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि 2011 से पहले से अलीम खान साहब, जिनकी वजह से इमरान का घर चलता था, गाड़ी चलती थी, पेट्रोल, गाड़ियां, हर चीज उनके डिस्पोजल पे, अब वो इनको सडनली ख्याल आया पावर में आने के बाद कि जनाब वो मौजू नहीं है एज चीफ मिनिस्टर। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जब कहा कि अपने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई कॉम्पिटेंट बंदा जो कि आपके राइट हैंड मैन लगते हैं, जिनके घर से आप खाते हैं, जो कि हर जगह आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो एक जाहिर है मुशर्रफ साहब के जमाने से भी एक उनकी एक कॉम्पिटेंसी मशहूर थी, तो उनको सीएम लगाए। तो उस पे सडनली वो जाग गए ख्वाब खरगोश से इमरान साहब, और उनको
पता चला कि जनाब इनके ऊपर तो ये मसाइल हैं और करप्शन है और नैब है और ये है वो है, लेकिन इतने साल उनको पता नहीं चला। तो अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो कोर मेंबर्स जो कि पार्टी फंड में और घर में पैसे दे रहे थे, वो अगर नहीं दे रहे तो ये पैसा कहां से आ रहा है? और सवाल आपको अब्बासी साहब से भी करना चाहिए कि पीएमएलएन के पास क्या बिल्कुल पैसे नहीं है कि कोई जलसा कर ले, कोई सोशल मीडिया पे पैसे लगा ले? आप देखें जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जितने ट्विटर ट्रेंड्स हुए हैं और उनकी जाने के दिन भी जितने ट्विटर ट्रेंड्स हुए हैं, उनकी अगर आप ट्वीट्स उठा के देखें तो वो उनकी तादाद कहां पहुंची हुई है। हालांकि उस दिन हमको दो मौजुआत पे फोकस करना चाहिए था। एक ये कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब आए हैं, उनकी हैंड ओवर सेरेमनी सादगी से हुई है, उनके बारे में ट्वीट्स होने चाहिए थे, कोई नहीं हुए। दूसरा, मोहतरमा हिना रबानी खर साहिबा गई हैं अफगानिस्तान, हमको रिप्रेजेंट करने के लिए गई हैं। तमाम दुनिया को दिखाना चाहिए था कि पाकिस्तान का असल चेहरा क्या है और हम कैसे डिप्लोमेसी करें, उसके बारे में कोई ट्वीट्स नहीं थी। लेकिन गालियों से भरे हुए जो ट्वीट्स जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में थी, वो 103 के 3-3 घंटे में। तो ये सारे, इस पे पैसा लगता है, सोशल मीडिया पे पैसा लगता है, आपके जलसों पे पैसा लगता है, डीजेस पे पैसा लगता है। तो ये पूछना चाहिए। यही तो हम और अकबर एस बाबर साहब कब से कह रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग जो है इसको आप खोलें, बताएं। मैं समझती हूँ कि अभी तक फॉरेन फंडिंग के बारे में हमने इतना एक्सपोज नहीं किया। कल आसिफ जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि एक्चुअल गेम कुछ और है, इमरान की एक्चुअल गेम कुछ और है और वो मुल्क दुश्मन गेम है, वो इंतशार फैलाने की गेम है। इसलिए मैं इसको पाकिस्तान तरीके इंतशार कहती हूँ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से कहती हूँ। मैं ये समझती हूं कि ये सिर्फ एक पीएम बनने के उनके जाती ख्वाब तो हैं, लेकिन इमरान भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और किसके एजेंडे पे इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि कभी आप मोदी की कैंपेनिंग कर रहे होते हैं, कभी आप कश्मीर का सौदा कर रहे होते हैं, कभी आप अपने हाथों से मईशत का कत्ल कर रहे होते हैं, जानबूझ के कर रहे होते हैं, डिलिबरेटली कर रहे होते हैं। तो ये बातें और फौज को कमजोर कर रहे होते हैं, और फौज को कमजोर कर रहे होते हैं। ये तो बहुत बड़ा एक फैक्टर था। जनरल कमर बाजवा साहब को फादर कहा, बहुत रिगार्ड्स किया, लेकिन अब कहते हैं आसिम मुनीर हमारे हैं, कमर बाजवा साहब गद्दार है, नौजुबिल्ला। ये उनके स्टेटमेंट है। रेहाम खान, इस पे थोड़ा सा कमेंट्स कीजिए, तो फिर मैं साबिक वफाकी वजीर जनाब हनीफ अब्बासी साहब की तरफ जाता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मैंने किताब लिखी, बड़ी जिम्मेदारी से किताब लिखी। नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, आज हनीफ अब्बासी साहब भी बहुत नाप तोल के बात करेंगे। हम जब बात करते हैं तो हम इसलिए नाप तोल के बात करते हैं क्योंकि इसमें कोई जाती बदला और उसकी राह में कोई मुल्क का नुकसान हो या फौज का नुकसान हो, क्योंकि जाहिर दिफा नहीं है तो हम तो एक न्यू ग्रेड गेम के बीच में हैं। हम कैसे अपनी फौज को या अपने दिफा को कमजोर कर सकते हैं, हम कैसे वो बातें कर सकते हैं जिनकी जो इंपॉर्टेंस है वो मुल्क के वसीतर मफाद के साथ जुड़ी हुई है। आपने ब्लैकबेरी का जिक्र किया, ब्लैकबेरी वहां फौरन पहुंचा दिया गया था कि मैं रहूं ना रहूं, ब्लैकबेरी और जो भी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो वहां जाए जो कि मुल्क के दिफा के लिए मामूर है, मैं नहीं मामूर। और ये एक जिम्मेदारी है जो कि वो इंसान जो कि पब्लिक ऑफिस में हो, जैसे हनीफ अब्बासी साहब है, या कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो जैसे मियां नवाज शरीफ साहब थे, या कोई आम सहाफी हो मेरी तरह, या कोई आम वोटर सिटीजन हो मेरी तरह। हम मुल्क का बंटवारा नहीं चाहते। तो इसका मतलब है ब्लैकबेरी सही जगह पहुंच गया है। इसका मतलब है ब्लैकबेरी सही जगह पहुंच गया, वो बहुत पहले सही जगह पे पहुंचा दिया गया था, महफूज है। और मैं आपको बताऊं कि इमरान इस वक्त ना पीएमएलएन का टारगेट है, ना पीडीएम का टारगेट है, ना रेहाम खान का कभी टारगेट था, ना फौज का कभी टारगेट है, लेकिन इमरान का टारगेट जो है वो मुल्क दुश्मन है। बहुत बड़ी बात यही कर बात दी मौलाना आपने, साहब कहते हैं, बहुत बड़ी बात कर दी है आपने। मैं जरा हनीफ अब्बासी साहब की तरफ आता हूं। हनीफ अब्बासी साहब, 10 साल प्रोग्राम था हुकूमत करने का इमरान खान का, और अभी ये रेहाम खान साहबा तो वाज़ेह तौर पे कह रही हैं कि उनका एजेंडा मुल्क दुश्मन है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें देखिए यही बात ना, मैं डॉक्टर साहब आपकी बात को ना
आगे बढ़ाते हुए, बल्कि आपकी नहीं, रेहाम साहिबा की बात को आगे बढ़ाते हुए बात करने, और ये मैं आज की नहीं कह रहा बातें, ये मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान के एजेंडे के तहत पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है। जिस शख्स का कोई कारोबार नहीं है, जिस शख्स की कोई नौकरी नहीं है, जिसके बाप-दाद ने कोई पैसा नहीं कमाया था, कोई जायदादें नहीं थी, उसके पास अरबों रुपए कैसे आ गए? पहला क्वेश्चन ये है। वो अरबों रुपए जहाँ से आ रहे हैं, कैसे हिंदुस्तान शादियाने बजा रहा था जब इंस्टीट्यूशन के ऊपर इमरान खान और उसके हवारी हमलावर हो रहे थे, और वो किसी साजिश के तहत, किसी एजेंडे के तहत हमलावर हो रहे थे, पूरी प्लानिंग के साथ। रेहाम साहबा फरमा रही थी कि हमारे पास, नून वालों के पास सोशल मीडिया के लिए या फलां चीज़ों के लिए, ठीक है हम मानते हैं कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं था, ना हमें कोई ऐसी, ना हमने कोई लेनी थी बाहर से इमदाद, ना हमारे पास इतना पैसा, वाफर पैसा है जो इमरान खान ने लोगों में फेंका है, और ऐसी जगह जगह से पैसे आए हैं। और ये रेहाम की बात बिल्कुल ठीक है कि हम फॉरेन फंडिंग पे, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ खड़े हैं। इस शख्स को तो अभी तक जेल में होना चाहिए था, और इसके अलावा तोशा खाना में अभी तक जेल में होना चाहिए था। लोग मुकाबला करते हैं। कल 2-3 एंकर्स मेरे पास बैठे, मैंने उन्हें कहा भाईजान मेरी बात सुने, आप जब भी इमरान खान की बात आती है आप कहते हैं जी फलां ने भी गाड़ी ली थी, फलां ने भी फलां लिया था। मैं कहता हूँ फलां ने लेके अपने घर रख लिया था। डॉक्टर दानिश, आप मुझे गिफ्ट करें एक घड़ी कराची में किसी से लेके, उसी कराची में मैं बेचने चला जाऊं तो मेरे बारे में आपका क्या तस्वर होगा? चले ये तो छोटी सी चीज है। वजीर आजम जब किसी अपने हम मनसब से किसी से एक घड़ी लेता है, उस घड़ी को जाके मार्केट में फरोख्त करता है और फिर उस तक वो बात पहुंचती है, तो उसने इस पाकिस्तान के बारे में क्या तस्वर किया होगा, इसके हुक्मरानों के बारे में क्या तस्वर किया होगा? क्या मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान की इज्जत को इसने तार-तार नहीं कर दिया? ये सारी चीजें हैं इस हिंदुस्तान तो क्यों नहीं पकड़ते सर आप? फॉरेन फंडिंग पे क्यों नहीं पकड़ते आप? तोशा खाना पे क्यों नहीं पकड़ते? मैं आ रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं, लेकिन ये जुमला मुकम्मल करने दें। इंस्टीट्यूशन के ऊपर जब ये हमलावर इसके हवारी हुए तो हिंदुस्तान के मीडिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हम अरबों डॉलर इन्वेस्ट करके पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सके जितना हम इमरान खान के ऊपर इन्वेस्ट करके जो है वो पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ किसी सूरत, आज वो कहते हैं जी हम अदारों की इज्जत करेंगे, हम फलां करेंगे, हम ढींग करेंगे, और उसके बाद ये है कि हमारे साथ आप मुज़ाकरात करें, बैठें। हाँ इमरान खान साहब, ये बार बार आपको कहा जा रहा था कि जिद्दी बच्चों वाली बातें छोड़ें, साइफर से खेलने वाली बात छोड़ें, इंतखाबात देने वाली बात छोड़ें, आर्मी चीफ की तैनाती वाली बात, ये नहीं खेलेंगे। तो ये क्रिकेट नहीं है, ये सियासत, जैसे अभी रेहाम साहिबा ने कहा, ये सियासत संजीदा लोगों का काम है। हमें जितनी भी गालियां कोई दे लेता है, जितनी मैंने खुद, मैं अब अच्छी बात नहीं अगर उन्होंने मेरी तान, मैं खुद इनसे बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। यकीन माने जितनी गंदी गुफ्तगू और गालम गलोच इनके बारे में की गई और जिस तरह इन्होंने आगे से बिहेव किया, मैं इनको शेरनी का लकब देता हूं। तो इसी तरीके से आप यकीन माने कि यहां इस पाकिस्तान के अंदर जब भी आप देखिए, अखलाकी कदरों को तो आपने पामाल कर ही दिया, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत के दर पे रहे और इसके नजरिए को आपने खोखला कर दिया। हम संजीदा, ये सियासत संजीदा लोगों का काम है, वजादार लोगों का काम है। आज भी यकीन माने, मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूं, क्या ये इमरान खान में मौजूद है? किसी करीब तरीन शख्स से पूछ ले। मैं जब मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने लाहौर जाता था 1-1 मीटिंग के लिए, बड़ी मीटिंग्स के लिए तो ये होता था कि हर जो अमला हमारे साथ जाता था उसके लिए खाना लगा होता था, उसी तरह जैसे हमारे लिए लगा होता था। ठीक 1-1 मीटिंग में अभी मैं बैठा नहीं तो अपने सेक्रेटरी को नवाज शरीफ साहब कहते थे, जरा अब्बासी साहब के साथ जो ड्राइवर है यार उसको भी चाय पानी का पूछ लेना, खाने का पूछ लेना। वज़ादारी है। ये लोग हैं सर, ये वज़ादारी है सर, ये इज्जत और एहतराम है सर लोगों का वहां। सर सियासत तो सियासत का नुकसान, सर सियासत का नुकसान मैनेज हो जाएगा, मईशत का नुकसान मैनेज हो जाएगा, लेकिन अखलाकियात जो तबाह किया है आप इधर आ जाए, वो मैनेज नहीं होगा। इकोनॉमी के ऊपर आ जाए भाईजान। जी जी बिल्कुल आ जाए ना जी, इकोनॉमी के ऊपर आ जाए। 4 साल इकोनॉमी का बेड़ागर किया और उसके बाद भी बाज नहीं आए, आज की डेट तक बाज नहीं आए। जब आपका साबका वजीर आजम निकल के कहे कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, तो मुझे बताएं दुनिया का कौन सा शख्स जो है इस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? मुझे $62 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट याद है जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी। चाइना यहां पे इन्वेस्ट करने जा रहा था,
जब उनकी हुकूमत को डीरेल किया गया, ठीक। उसके बाद ये पहाड़ी से खुदा न खास्ता गिरता हुआ पत्थर जो लुढ़कता हुआ नीचे आता है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती। सर आज मैं आपको यहाँ बिल्कुल रोकूंगा और मैं रियाम खान की तरफ आऊंगा, लेकिन एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। आपने खुद सवाल उठाया है कि तोशा खाना में बुरी तरीके सारे सबूत मौजूद हैं, फॉरेन फंडिंग में सब कुछ मौजूद है, हुकूमत ने एक्शन लेना है, क्यों खामोश है सर? ये मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके पास। मैं पहले आ जाता हूं रियाम खान साहबा, ये जो उनकी सिक्योरिटी पे ये लाडले हैं क्या कि दूसरे साबिक वजीर आजम को तो कुछ सदूर को पूछा जा रहा है, सिर्फ 266 अरकान जो हैं वो मरकज से हैं, बाकी सूबों से हैं, और 28 करोड़ सालाना सिर्फ मरकज से इनके ऊपर खर्च हो रहा है। जो कैलकुलेशन है बहुत बड़ी है। तो ये बताइए, अगर सूबे क्यों और दूसरे लोगों के जो साबिक सदूर वजीर आजम है उनके ऊपर ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इनके ऊपर खर्च हो रहा है? आप डॉक्टर साहब, आप कमाल है, आप किसको कहां से मिला रहे हैं? सबसे बड़ा हीरो, सबसे पॉपुलर लीडर, ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की 3.5 साल इतनी खिदमत की है कि दुनिया में आपको पता है हमारा नाम हो गया है कि हम भिखारी हैं, हम करप्ट हैं, हमारी मतलब इतनी उनकी खिदमत है। कश्मीर पे उन्होंने जो सौदा किया है तो उसका तो दिफा बनता है। फिर आप मुझे बताएं कि किसके ऊपर इतनी गोलियां आई हैं? मैट्रिक्स का जो फिल्म का सीन है वो सीन था कि एक गोली यहाँ से 12 गोलियां उन्होंने अपने सर के ऊपर से गिनी है, मतलब उड़ती हुई गोलियां, और ऐसी गोलियां कि जो कि किसी साउथ इंडियन फिल्म की तरह घूम फिरा के उनको टच करती हुई गई है, पता नहीं कहां से घुसी और कहां से उनको जख्मी किया है। उनका दिफा तो ज्यादा बनता है। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर कब इस किस्म का दिफा बनता है आपको पता है? तो जाहिर है एक असासा है, कौमी असासा है। कौन सा इस किस्म का मस्खरा हमें पहले मिला है? आपको पता है हमारा तो एक डाइंग फिल्म इंडस्ट्री है, हमारे तो एक डाइंग कॉमिक जो थे टीवी के, अब तो हमारे पास कोई भी नहीं बचा। तो इनको तो प्रोटेक्शन बनती है। मैं तो कहती हूँ इनको बिल्कुल, अब्बासी साहब को बड़ा शौक है कंस्ट्रक्शन वगैरह बनाने का, मैं कहती हूँ पिंडी में एक बहुत ही महफूज एक इनके लिए कमरा बनाए, वो जैसे पैनिक रूम किस्म का, कि ना ये बाहर वहां से निकल सके और ना इनकी आवाज बाहर जा सके, ताकि कौम भी महफूज रहे और हमारा ये बहुत पॉपुलर लीडर भी महफूज रहे। और हम इनकी बातों से, और जो आपने कहा कि जो इखलाकियात के साथ इन्होंने किया है, देखिए हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि मुझे बड़ी गालियां पड़ी और मैंने उनका मुकाबला किया। मैंने क्यों मुकाबला किया? इसलिए क्योंकि बात मुझे या आपको गाली पड़ने की नहीं है, बात ये कि ये हमारी माशरती अख्तार नहीं थी। आज अब हो रहा है ना, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ हो रहा है, और वो अब भी उसको कंडेम नहीं करना चाह रही, जो कि मरियम नवाज शरीफ के बारे में जबान इस्तेमाल की जाती है, जो आसमा शिराजी के लिए जबान इस्तेमाल की जाती है, जो गरीदा फारूकी के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हम चूंकि पाकिस्तान का मिनहसन कौन भला चाहते हैं, बात ये नहीं है कि सिर्फ एक खान साहब ने धज्जियां बिखेर दी हैं और तबाह कर दिया है। ये मैंने जो ना बड़ा मुश्किल होगा, और एक नई क्रिएशन की है जिसे यूथिया। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर अब्बासी साहब की तरफ जो सवाल छोड़ा है वो पूछता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हनीफ भाई साहब, 5 मिनट आपके पास है। एक सवाल है, ज़रूर सुनना चाहूँगा आपसे, लोग सुनना चाहेंगे कि इमरान खान लाडले हैं, किसके लाडले हैं? क्या आज भी लाडले हैं? और ये जो करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी इनको दी जा रही है, करोड़ों रुपए की, ये दूसरे वज़ीर आज़म साबिक और सदूर को तो नहीं मिल रही? देखिए, पहली बात तो यह, इमरान खान अब कोई लाडला, कोई नैपियाँ बदलने वाला नहीं है। सीधी सिंपल इज दैट। कोई इनके लाड उठाने वाला नहीं रहा। अब इनको हर सूरत जो इस मुल्क का आइन और कानून है उसके मुताबिक अपनी सियासत को रिविजिट करना पड़ेगा। जहां तक रह गया करोड़ों क्या अरबों रुपए इनकी सिक्योरिटी पे लगे हैं यार। 4 साल जो बन्नी गाला के अंदर लगे रहे, जमान पार्क के अंदर लगी रही सिक्योरिटी इनके ऊपर, ये तो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरा। ये शख्स तो कहता था कि हालैंड का वजीर आजम जो है या कनाडा का वजीर आजम जो है वो साइकिल पे जाता है, तो मैं भी साइकिल पे जाऊंगा। इन्होंने हेलीकॉप्टर को साइकिल समझ लिया। अब इनके जो इनके चाहने वाले हैं, इनको मानने वाले हैं, और खुदा के लिए इनको होश के नाखून लेने चाहिए कि सबसे बड़ी बात एक शख्स के बारे में कि जब वो बोले और झूठ बोले, जो भी हो,
उसके बारे में क्या अहकामात है इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर, कि एक शख्स रोज झूठ बोलता है इनके सामने, रोज कलाबाजियां खाता है, रोज यू टर्न लेता है। और वो जो शख्स कहा करता था कि मैं 25-30 लोगों की कैबिनेट बनाऊंगा, मैं 90 दिनों में करप्शन को दूर करूंगा, मेरे बच्चे, मैं उसके बच्चे 2 दिन के लिए पाकिस्तान आए हैं 4 साल में, उनका प्रोटोकॉल देखे, और जब यूके के एयरपोर्ट पे उतरे तो अकेले बैग पकड़ा हुआ था उन्होंने। ये वही शख्स है ना जो दूसरों के ऊपर सिक्योरिटी के नाम के ऊपर लोगों के ठट्टे और मजाक किया करता था। आज बुलेट प्रूफ कहता है मैं किसी चीज से नहीं डरता। बुलेट प्रूफ शीशे किसके पैसों से लगे हैं? मेरे और आपके टैक्स के पैसों से लगे हैं। जमान पार्क में लगे हैं। जमान पार्क का घर किसने बना के दिया है, ये भी तो पूछे। और इसके अलावा आज भी बन्नी गाला के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी और वो सारे लवाजमात मौजूद हैं। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा कहां से खर्च हो रहा है? खुदा के लिए मैं सिर्फ उन लोगों से कहूंगा जो इसके चाहने वाले हैं कि सिर्फ एक लफ्ज पूछ लें इससे कि भाईजान तेरा किचन कहां से चलता है? आज भी तेरी गाड़ी कहां से चलती है? तेरे ये बड़े बड़े जलसे कहां से होते हैं? ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा वहां से आ रहा है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते थे, जो पाकिस्तान की सरहदों को और इनकी नजरियाती सरहदों को दोनों को खोखला करना चाहते थे। इमरान खान ने यह काम बड़े ऐसे तरीके से किया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान महफूज रहेगा। डॉक्टर साहब, रहती क़यामत तक महफूज रहेगा। और इनके जो शौक है ना बार बार इलेक्शन के, ये शौक भी इनके पूरे हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ बब्बर शेर आ रहा है पाकिस्तान, और इंशाअल्लाह ताला जब वो पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तानी कौम जो है जब उसके पुष्ट पे खड़ी होगी तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर वो इनकलाब बर्पा होगा जो 2013 में हुआ था, जब मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। ठीक है, जब मुल्क के पास मैं रेहाम खान का, ये जो बब्बर शेर आ रहा है इसके ऊपर जरा रेहाम खान से भी पूछ लेता हूँ। रेहाम खान साहिबा, सुनने में आया है जिस तरह इन्होंने कहा यानी अब्बासी ने कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान। 1.5 मिनट आपके पास है, तकरीबन 1.25 मिनट, क्या कहेंगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले शायद नहीं, यकीनन पंजाब में तो डेफिनेटली और पूरे मुल्क में इमरान से तो डेफिनेटली ज्यादा है। वो उनका वोट बैंक बताता है और मियां नवाज शरीफ को वापस आना भी चाहिए। मुझे ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ का, मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रही कि दिसंबर में आने से शायद एक जो इनके पास एक इलेक्शन के लिए कार्ड है वो शायद मुझे लगता है कि पहले इस्तेमाल हो जाएगा। तो बेहतर ये कि मियां नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस अपने टाइम पे होंगे, आराम से होंगे, मेरा ख्याल है कि ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि मियां नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, उनकी अपनी जो इमीडिएट फैमिली है उनके ऊपर जो कुछ गुजरी है, जितना टाइम उन्होंने जेल में गुजारा है दोनों बाप बेटी ने, तो उनको भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि फैमिली टाइम के लिए इजाजत होनी चाहिए। ये भी एक बहुत अजीब सी बात है कि जनाब वो अपने बच्चों के साथ, मतलब एक पोते की शादी पे वो पाकिस्तान नहीं आ सके, तो अगर वो थोड़ा सा वक्त गुजार रहे हैं फैमिली के साथ तो इसमें किसी को भी एतराज नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को अल्लाह हाफिज।